औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 16.1। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कंसंट्रेशन प्रोसेस यूज्ड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन। कंसंट्रेशन प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने बताना है जो कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें, गैंग को रिमूव करने का जो प्रोसेस है इसे मेटलर्जिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। किसी भी और से गैंग को अलहदा करने के मैकेनिज़्म, अलहदा करने के प्रोसेस को मेटलर्जिकल प्रोसेस की टर्मिनोलॉजी में कंसंट्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। ये कंसंट्रेशन प्रोसेस 3 तरह से सरअंजाम दिया जाता है, जिसमें ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन शामिल है। फ्रॉथ फ्लोटेशन की बात करें तो फ्रॉथ फ्लोटेशन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओर पार्टिकल के ऊपर बेस करता है, जिसमें वाटर और ऑयल पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। वाई इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज़ रिक्वायर्ड इन द स्मेल्टिंग प्रोसेस। अगर हम स्मेल्टिंग प्रोसेस की बात करें तो इट इज़ द फर्दर हीटिंग ऑफ रोस्टेड ओर। रोस्टेड ओर को मज़ीद सैंड फ्लक्स और कोक के साथ ब्लास्ट फर्नेस में हीट करने के प्रोसेस को स्मेल्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस में स्मेल्टेड ओर को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट किया जाता है, जिससे स्लैग की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें बड़ी थोड़ी मिकदार कोक की इसलिए चाहिए कि दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी एक्सोथर्मिक। ऐसे रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक हैं, उनमें बहुत सारी हीट रिलीज होने की वजह से बड़ा कम अमाउंट में हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये ऑलरेडी एक बड़ा हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हमें कोक की बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी चाहिए होती है। इस प्रोसेस में फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आयरन सिलिकेट के साथ रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में जो लाइटर स्लैग है, स्लैग की डेंसिटी कम होने की वजह से ये सरफेस पे आ जाता है और इसको अपर होल से अलग कर दिया जाता है। वाई इज लाइम एडेड इन द स्मेल्टिंग प्रोसेस। लाइम को स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्यों ऐड किया जाता है? याद रखें, लाइम कहा जाता है, लाइम कहते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड को। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड एक्स्ट्रा सैंड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सैंड को ऐड किया जाता है स्लैग बनाने के लिए। अब अगर एक्स्ट्रा या एक्सेसिव सैंड मौजूद हो तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग लाइम ऐड करते हैं, जो कि कैल्शियम सिलिकेट यानी स्लैग की फॉर्मेशन करती है। तो एक्स्ट्रा सैंड को रिमूव करने के लिए लाइम ऐड किया जाता है। हाउ स्लैग एंड मेट रिमूव फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस। स्लैग और मेटे को किस तरह से ब्लास्ट फर्नेस में से अलहदा किया जाता है? याद रखें, स्लैग लाइटर होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है। कम डेंसिटी की वजह से ये खुद ब खुद टॉप पर आ जाता है और इसको एक अपर होल के ज़रिए अलहदा किया जाता है, जबकि मेट को विड्रॉ किया जाता है लोअर होल से। तो स्लैग डेंसिटी कम है, इसको अपर होल यानी ऊपर वाले सुराख से अलहदा किया जाता है और मेटे को सेपरेट किया जाता है लोअर होल में से, नीचे वाले सुराख में से। इट कंटेन अबाउट 45% ऑफ कॉपर। इसमें तकरीबन 45% के करीब कॉपर मौजूद है। अगर हम बात करें डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन की तो आप देख सकते हैं कि इस अपर होल से, यहाँ से अलहदा किया जाता है स्लैग को अपर होल से और मेटे को सेपरेट किया जाता है लोअर होल से। ठीक है, क्योंकि मेटे की डेंसिटी कम होती है, मेटे की डेंसिटी ज़्यादा होती है और स्लैग की डेंसिटी कम होती है। हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्लैग एंड मेट। स्लैग की अगर हम बात करें तो सैंड फ्लक्स जब कंबाइन होता है गैंग मटेरियल के साथ, तो ये लाइटर डेंसिटी वाला एक फ्लोटिंग मटेरियल बनाता है जिसको स्लैग कहा जाता है।
जबकि मीठे ब्लास्ट फर्नेस में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिक्सचर को कहते हैं। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के इस मिक्सचर को मेटे कहा जाता है। स्लैग की डेंसिटी कम होती है और मेटे की डेंसिटी हाई होती है। Mention the chemical reaction for the formation of metallic copper in the Bessemerization. बेसिमराइजेशन प्रोसेस में होने वाले केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिमराइजेशन प्रोसेस में फेरस सल्फाइड रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और ये फेरस ऑक्साइड में, और फेरस ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाता है फेरस सिलिकेट में, आयरन सिलिकेट बना देता है। आयरन सिलिकेट स्लैग बन के अपर होल में से अलग कर लिया जाता है। अगर हम बात करें कॉपर की तो कॉपर Cu2O बेसिकली ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, सॉरी यहाँ Cu2S आएगा, Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और ये क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और इस कॉपर मेटल को ऑब्टेन किया जाता है जो कि 98% प्योर ब्लिस्टर कॉपर की फॉर्म में हमारे पास ऑब्टेन होता है। याद रखें ये ब्लिस्टर कॉपर 98% प्योर कॉपर पर मुश्तमिल होता है। व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर? ब्लिस्टर कॉपर बेसिमराइजेशन करने के बाद हासिल होने वाला 98% प्योर कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। इसको ब्लिस्टर कॉपर इसलिए कहते हैं कि जब इस लिक्विड मोल्टन मेटल को डाला जाता है सैंड मोल्ड्स रेत के सांचों में तो इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्टीन्यूसली एस्केप करती है। सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्टीन्यूसली एस्केप करने की वजह से लेट्स से अगर मैं इसको बनाकर दिखाऊं तो सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्टीन्यूसली इसमें से जब एस्केप आउट होती है, इसमें से निकलती है, तो लेट्स से ये है जी सैंड मोल्ड और सैंड मोल्ड में ये लेयर आ जाती है कॉपर की। जब इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो रही होती है और कॉपर ठंडा हो रहा होता है तो इसकी सरफेस पे इस तरह से छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। इन ब्लिस्टर की फॉर्मेशन की वजह से इस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। Why is anode eaten up in the electrolytic refining? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में एनोड क्यों कम हो जाता है? आप देखें एनोड बना होता है इम्प्योर कॉपर से। इम्प्योर कॉपर से कॉपर के आइंस जिन पर Cu+2 चार्ज होता है, ये तमाम कॉपर के आइंस ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं प्योर कॉपर की तरफ, जिससे ये इम्प्योर कॉपर डिप्लीट होना शुरू हो जाता है और प्योर कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो बल्कि होना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने की वजह से जो कॉपर आइंस हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन में और ये कॉपर आइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैथोड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से कॉपर आइंस कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं और ये एक थिक बल्कि ब्लॉक बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपर का ये एनोड ये जो कैथोड है ये प्योर कॉपर का आफ्टर डेपोजिशन एक थिक बल्कि ब्लॉक बन जाता है और तमाम इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय एनोड मड? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आफ्टर द डेपोजिशन ऑफ कॉपर यहाँ पर जो वेस्ट बच जाती है इस वेस्ट को एनोड मड कहते हैं, जिसमें सिल्वर और गोल्ड जैसी प्रीशियस मेटल्स एज इम्प्योरिटीज शामिल होती हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोरिफाइनिंग ऑफ कॉपर जब ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर ये रिफाइनिंग हो रही होती है तो गोल्ड और सिल्वर जैसी इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती हैं एनोड मड की फॉर्म में। इस एनोड मड को सेपरेट किया जाता है और इसमें से गोल्ड और सिल्वर को ऑब्टेन किया जाता है। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।